नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है खबर मिड डे का। खबर मिड डे में आज हम चर्चा करेंगे कि तेलंगाना में आज मतदान हो रहा है। सुबह 9 बजे तक करीब 8% वोटिंग हो चुकी है। तेलंगाना में आज विधानसभा चुनाव है और ये चुनाव बहुत ही अहम माना जा रहा है सभी दलों के लिए। हालांकि ध्यान दें तो तेलंगाना में त्रिकोणीय समीकरण बन रहा है। फिलहाल चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ दो राष्ट्रीय पार्टी के नेता जुड़ चुके हैं। आपको मिलवाते हैं हमारे पैनलिस्ट से। बीजेपी नेता विकास पांडे, कांग्रेस नेता शकील यादव। पहले तो आप दोनों का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। विकास जी, तेलंगाना में मतदान जारी है और कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है तेलंगाना में। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? देखिए, तेलंगाना बदलाव की तरफ जा रहा है, ये हम सब जानते हैं। तेलंगाना ने ये मूड बना लिया है और हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव इस बात का जीता जागता उदाहरण है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राष्ट्रीय पटल पर अपने आप को स्थापित कर चुकी है, अब बारी है पूर्व दक्षिण के राज्यों की, जिसमें तेलंगाना जिसे गेटवे कहते हैं दक्षिण के राज्यों का, वहां से भारतीय जनता पार्टी इसकी शुरुआत करने जा रही है। और दक्षिण में चूंकि हमारी कर्नाटक में सरकार रही है, तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के कि जल्द ही हम तेलंगाना में भी अपनी सरकार बनाएंगे। और ये स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आने वाली सरकार बगैर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के तेलंगाना में बनने वाली नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। मतदाताओं का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। जी, शकील जी। जी नमस्कार। नमस्कार। आज मतदान हो रहा है और लगातार अगर पिछले कुछ चुनाव की बात करें तो साउथ में कांग्रेस कुछ अच्छा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि विकास जी कह रहे हैं कमल खिल रहा है तेलंगाना में। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 119 सीटों की जो विधानसभा है तेलंगाना, इसमें कांग्रेस और उनके समर्थक जो हैं, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक एक व्यक्ति का सर्वे किया है। वहां पर कौन व्यक्ति जिताऊ कैंडिडेट है, इस पर हमने प्राथमिकता दी है। और राहुल गांधी जी की स्पेशल टीम जो है वहां पर काम कर रही है। हम प्रचार प्रसार में भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी, प्रियंका जी और हमारे कांग्रेस के काफी सारे लीडर्स तेलंगाना में गए। हमने वहां पर जो है जिला डिस्ट्रिक्ट बॉडी भी हमने काफी अच्छे रूप में तैयार की। हमने मंडलम सेक्टर एकदम बूथ लेवल तक जाकर के काम किया। विकास जी, ये तो सच है कि दावे सबके अपने अपने रहते हैं और सब पार्टियां ये कहती हैं कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। लेकिन अगर बीते चुनाव की बात करें तो जो मत प्रतिशत अन्य राज्यों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या मान रहे हैं आप लोग? तेलंगाना में भी ये मत प्रतिशत बढ़ेगा क्या? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि तेलंगाना जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने फुटप्रिंट्स कंटिन्यू बनाती जा रही है। आप हैदराबाद का वो म्युनिसिपल चुनाव याद कर लीजिए। कभी ये कहा जाता था कि चाहे पूर्वोत्तर के राज्य हो चाहे दक्षिण के राज्य, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कौड़ी होती थी और भारतीय जनता पार्टी को हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी कहा जाता था। बिल्कुल। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने फुटप्रिंट्स को आगे बढ़ाया है, चाहे असम से बात करें आप, असम, त्रिपुरा, तमाम पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। और उसके बाद चाहे आज आप बात कर लीजिए, हमने कर्नाटक में सरकार चलाई है, दो तीन बार हमने कर्नाटक में सरकार चलाई है। और उसके बाद हम तेलंगाना में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये वो राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने में भी लोग शर्त लगा लिया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी। और आज अगर आप बात कर रही हैं कि तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है और भारतीय जनता पार्टी को आप एक प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में भी तेलंगाना में देख रही हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे तेलंगाना के नेताओं ने बहुत मेहनत की और जनता के बीच जाकर के हमारी केंद्र की योजनाएं हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, तो उसको बहुत नीचे तक पहुंचाया है। शायद इसीलिए हम म्युनिसिपल चुनाव में भी बड़े अंतर के साथ हमने वहां पर बड़े फुटप्रिंट छोड़े थे हैदराबाद में। दूसरी चीज आप देख लीजिए, 8 लाख से ज्यादा वोट पहली बार तेलंगाना में वोट करने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड आप देख लीजिए, जो नवीन मतदाता होता है उसका बड़े पैमाने पर झुकाव होता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। क्यों? क्योंकि वो इस नए भारत में सांस ले रहा मतदाता होता है, जो देख रहा होता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैसे भारत आज
अग्रणी राष्ट्र बना है और दुनिया के बड़े बड़े विकसित राष्ट्र भी भारत से संबंध बनाने को आज आतुर दिखते हैं। ये एक बड़ी वजह है। दूसरी चीज, आप अगर पॉलिटिकल पहलू पे बात करें स्नेहा जी, तो जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका आप डर देख सकती हैं कि वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। ये डर ही तो है। जैसे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय पटल के बड़े नेता थे, अपनी अमेठी जैसी परंपरागत सीट पर उन्हें डर का सामना करना पड़ा और उस डर के ही कारण उन्हें पहले से पता लग गया था कि वो अमेठी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे। ठीक ऐसे ही वहां के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव, वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीआरएस जो है वो ये मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर वहां पे चाहे कांग्रेस हो चाहे बीआरएस हो, उनके वोट बैंक में सेंध लगाई है और जनता के बीच हमने अपनी पकड़ को मजबूत किया है। ये वो एरिया का नाम बता दें, कहाँ पे उनके एमएलए हैं, कहाँ पर उनके पकड़ है, बता दें वो। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जी विकास जी जवाब दीजिए। देखिए, आप कांग्रेस से सवाल कर रही हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कहाँ पकड़ है। जहां इनकी पकड़ हुआ करती थी, हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश नहीं, साउथ की बात हो रही है विकास जी, साउथ की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी उदाहरण के सहित आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी साउथ में हमारी स्थितियां क्या थी, जरा ये भी पूछ लीजिए इनसे। अरे भाई, आप लोकेशन बताइए ना किस चीज पे आप जीत रहे हो। शकील भाई सुन लीजिए, धैर्य के साथ सुन लीजिए, मेरा आग्रह है आपसे, धैर्य के साथ सुन लीजिए। साउथ में हमारी स्थितियां क्या थी? हमारे लिए लोग ये शर्त लगाते थे कि अगर एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत ले जाए तो लोग शर्त लगाने को तैयार हो जाते थे। आज उसी साउथ के अंदर आप खुद कह रही हैं कि तेलंगाना जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी मेन फाइट में है और तीसरे नंबर के दल के रूप में आज तेलंगाना में अपने आप को स्थापित कर चुकी है। ये आप भी स्वीकार करती हैं और सारे मीडिया हाउसेस इस बात को स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ आप उलट के आ जाइए, आज कौन लोग ये सवाल कर रहे हैं? वो कांग्रेस के लोग जिस उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने लगातार 40 साल तक शासन किया, लगातार उसी उत्तर प्रदेश के अंदर इनका एक विधायक है, केवल एक विधायक। तो ये लोग जो कहना चाहिए कि अर्थ से लेकर फर्श तक का सफर तय कर गए और हम फर्श से लेकर के अर्थ तक का सफर तय कर रहे हैं। ये नीचे गिर रहे हैं और हम ऊपर उठ रहे हैं। ये चीज समझने का प्रयास करिए और तेलंगाना राज्य इन्हें इस बात का उदाहरण दे देगा। अभी ये बात कर रहे थे अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज की। जरा पूछ लीजिए, अगर माइनॉरिटी कांग्रेस का साथ देगी तो बेचारे हैदराबाद वाले आईएमआई के नेता क्या करेंगे? जरा पूछ लीजिए इनसे। ये खामोखाम का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये मन बहलाने वाली बातें कर रहे हैं। कांग्रेस की तो विदाई कर दी है तेलंगाना ने, ये तय मान लीजिए। अब लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और बीआरएस के कुशासन के बीच में है, उनके परिवारवाद के बीच में है, ना कि ये लड़ाई। आज कांग्रेस कहीं लड़ाई में भी नहीं दिखेगी, परिणाम जब सामने आएगा आपको दिख जाएगा। अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अप्रैल 2023 को तेलंगाना में 11,355 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी तेलंगाना को। और आप दुर्भाग्य देखिए तेलंगाना का कि केंद्र की योजनाओं की दुर्गति कर रखी है बीआरएस के नेताओं ने, बीआरएस की सरकार ने। क्यों? क्योंकि स्वयं तेलंगाना के मुख्यमंत्री इतने बड़े कार्यक्रम में जिसमें देश का प्रधानमंत्री भाग ले रहा हो और वो आए तक नहीं। ये दिखा रहा था कि तेलंगाना के विकास से, तेलंगाना के लोगों से बीआरएस का कोई लेना देना है नहीं। विशुद्ध रूप से उनका प्रोपेगेंडा है कि वो अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपनी पार्टी को स्थायित्व प्रदान करने के लिए, धनोपार्जन के लिए तेलंगाना का उपयोग कर रहे हैं। तेलंगाना को विकास देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्नेहा जी, मैं आपको एक बात और बता दूं जी, पिछले 9 सालों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे की संख्या डबल हो गई है, डबल। और ये डबल कर करके किसने दी? नेशनल हाईवे आप भी जानती है कौन बनाता है? देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे का जाल डेवलप किया है। तो ये विकास की पटकथा से जिस तेलंगाना को दूर रखा जाने का प्रयास कर रहा है नरेंद्र मोदी जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। मैं उदाहरण के सहित आपको बता रहा हूं कि तेलंगाना हैदराबाद के म्युनिसिपल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीत करके आई थी म्युनिसिपल इलेक्शन में। ये पूछ लीजिएगा हमारे सहयोगी से। ये वही तेलंगाना है, ये वही हैदराबाद है, उसी तेलंगाना की राजधानी है, वही हैदराबाद है और हम वहां पर आपसे ज्यादा सीटें जीत करके आए कांग्रेस। तो
तो ये मुझे लगता है कहाँ कांग्रेस जीत के पार्टी आए? के कब लोग जीत के मन आ गए भाई? बहलाने के लिए कार्यकर्ता इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वास्तविक कब स्थिति जीत आप के आ भी गए जानते हैं हैं? और हम भी जानते हैं और तेलंगाना की जनता भी जानती है। कहाँ जीत के आ विकास जी, गए? शकील जी पूछे कब जीत के आ गए और कहाँ जीत के आ गए? अरे भाई आप देखिए ना, आप बताइए आप कहाँ कितनी जीत करके आए, आप बता दीजिए। हैदराबाद के अंदर दूसरे नंबर यार के सवाल म्युनिसिपल बोर्ड पूछने में वाले सदस्य से ही हैं, सवाल आपको पूछेंगे मालूम है? आप आपको जवाब मालूम दीजिए है? ना। हैदराबाद में हम दूसरे नंबर बोर्ड में मेंबर हैं हमारे, ये बात आप पता कहाँ करिए, है? आप पहले जानकारी कर 3 करके एमएलए आइए। हैं आपके वहाँ, सुनिए आपको बता देता हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, 3 एमएलए हैं आपके वहाँ पर। अरे भाई एमएलए नहीं, मैंने क्या बोला इसमें आजी भाई, या तो ये समझ सुनते नहीं है, पहले या तो धैर्य के साथ शकील भाई सुन लिया करिए अरे मैं हम क्या सुन कह रहे रहा हैं हूँ और आपको, क्या मैंने लेकिन बोला। कुछ भी नहीं मैं सुनेंगे। म्युनिसिपल कि इलेक्शन आप की कुछ बात भी कर रहा हूँ, बोलते एमएलए रहेंगे का और चुनाव सुनते होने जा रहेंगे। रहा है। और आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपके कितने एमएलए हुआ करते थे 80 के दशक में? ठीक है, उत्तर प्रदेश में बात। विकास जी जी जवाब दीजिए। सब कुछ पालिए, गलत फहमी मत पालिए। कहावत सुनी होगी इसमें आजी आपने, और मतलब कांग्रेस गलतफहमी- गलतफहमी पाल के बैठी हुई है। बिल्कुल गलतफहमी पाल के बैठी हुई है, क्योंकि गलतफहमी अगर नहीं पाले होते तो जी। उत्तर प्रदेश, जब राहुल गांधी जी ने केंद्रीय राजनीति में पदार्पण किया 2009 में जब केंद्रीय राजनीति में पहली बार उनके नेतृत्व में लोग चुनाव लड़ने गए कांग्रेस पार्टी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 24 सीटें थी और 24 से घट करके आज एक विधानसभा सीट रह गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, जिससे होकर के केंद्र का रास्ता जाता है। दूसरी चीज, आप अभी इनकी बातें सुन रही थी तो इन्होंने बड़ी जबरदस्त तरीके से अडानी अंबानी का भी जिक्र किया है। बिल्कुल, जरा इनसे धैर्य के साथ पूछ जरूर लीजिएगा कि ये बता दें कि इन्होंने क्या राजस्थान में जो अडानी को टेंडर दिए हैं, अडानी को टेंडर दिए हैं, वो निरस्त कर दिए हैं? क्या गहलोत जी जो अडानी जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे वो उससे क्या गहलोत जी को निकाल दिया है इन्होंने? जो इनके राज्यों में अडानी अंबानी प्रोजेक्ट चला रहे हैं उसे बंद कर दिया है क्या कांग्रेस पार्टी ने? जरा पूछ लीजिएगा इनसे, क्योंकि ये वही अडानी अंबानी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सवाल के कटघरे में घेरे में रहते हैं, और कांग्रेस के राज्यों में अगर वो इन्वेस्टमेंट करें, वो उन्हें ठेका दिया जाए, उन्हें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, तो कांग्रेस वालों ने ठीक किया। तो ये दोहरे चरित्र और दोहरे सर्टिफिकेट का मापक कांग्रेस के पास होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। और दोहरे चरित्र का दूसरा उदाहरण मैं बताए दे रहा हूं। अभी पेट्रोल और डीजल पर पूरी डिबेट में 3-4 बार रोना रोक है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। जरा पूछ लीजिएगा और पूछ बता करके जाए मुझे अभी, वरना ये देश की जनता और पूरे प्रदेश की जनता देखेगी कि कांग्रेस पार्टी के लोग कितना झूठ बोलते हैं और कितना दोहरा रवैया अपनाते हैं। झूठों की पाठशाला खोल रखी है कांग्रेस पार्टी ने। जरा बता दें मुझे हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल क्या भाव बिक रहा है? जरा बता दें मुझे राजस्थान में पेट्रोल डीजल क्या भाव बिक रहा है? कर्नाटक की बात कर रहे थे, दक्षिण के राज्य हैं, जरा बता दें कर्नाटक में पेट्रोल डीजल क्या भाव बिक रहा है? ये सारे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जरा बता दें क्या 50 रुपए लीटर बिकवा रहे हैं? पूछ लीजिएगा उनसे क्या बिकवा रहे हैं ये। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी एक प्रोपेगेंडा पार्टी है, जिनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के नीचे स्तर पर भी बैठे हुए लोग कांग्रेस पार्टी एक प्रोपेगेंडा पार्टी है, जिनके राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर के नीचे स्तर पर भी बैठे हुए लोग आंख में धृतराष्ट्र की तरह अंधे हैं और आंख में उनकी पत्नी की तरह पट्टी बांधे हुए बैठे हुए हैं। इन्हें ना ये दिखता है कि आज देश वंदे भारत ट्रेनों में सफर कर रहा है। इनका वो दौर याद करिए जब ट्रेनों की दशा और दुर्दशा क्या होती थी। आज 5 स्टार जैसे रेटिंग के हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। आज नेशनल हाईवे में, ये हमने नहीं कहा, ये स्वयं कांग्रेस पार्टी की 2013 की रिपोर्ट में ये आया था कि जितने कांग्रेस पार्टी की 39 साल की गवर्नमेंट में नेशनल हाईवे बने, उससे दुगने से भी ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी जी की 6.5 साल की सरकार में नेशनल हाईवे डेवलप हुए। ये हमने नहीं कहा, ये स्वयं कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में ये रिपोर्ट आई थी। तो मुझे लगता है कि ये सारे विषय ऐसे हैं जो कांग्रेस जैसे राष्ट्र पार्टी के लोगों को नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये इनकी तो आदत पड़ चुकी है ऐसे विषयों पर मूंद लेने की आंखें। बस मेरा यही सवाल था कि तेलंगाना किसके साथ जाएगा, ये तेलंगाना तय करेगा। तेलंगाना को राष्ट्र के साथ चलना है, विकास के साथ चलना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, ये तेलंगाना तय करेगा। वरना ये वही कांग्रेस पार्टी है कि पिछली बार जरा पूछ लीजिए तेलंगाना में कितनी सीटें आई थी। भारतीय जनता पार्टी का तो एक एमएलए था, मैंने स्वीकार कर लिया। जी। क्योंकि तेलंगाना जैसे राज्यों में हम तो, मैंने आपसे भी कहा क्या
कि हम तो फर्ज से अर्थ का सफर तय कर रहे हैं। जरा कांग्रेस वाले पार्टी वालों से पूछ लीजिए कि ये अर्थ से फर्ज पर कब आ गए। जरा इनसे पूछ लीजिए कि ऐसा क्या कर्मकांड किया जो इन्हें अर्थ से फर्ज पर आना पड़ गया। शकील जी, विकास जी कह रहे हैं कि हम तो मान रहे हैं महंगाई है, लेकिन राजस्थान में और कर्नाटक में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ये क्यों नहीं कम कर पा रहे? मैडम कहाँ से कम करें बताइए। यहाँ सरकार बनते ही पैसे बढ़ा दिए इन्होंने। हिमाचल का नाम आप लेना भूल गई स्नेहा जी। अरे भैया सुन तो लो भैया जी। अरे भैया आप सुनो तो। अरे नहीं आप सुनाइए सर, सुनाइए। केंद्र सरकार का टैक्स है, ठीक है, केंद्र सरकार का टैक्स है, तो हिमाचल में सरकार बनने के बाद ही टैक्स लग गया। केंद्र सरकार ने हिमाचल में क्या स्पेशल टैक्स लगा दिया था? अब केंद्र सरकार के ही अधीन डीजल और पेट्रोल आता है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी परचेजिंग है, उसकी तो भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में क्यों सस्ता है आपके राज्यों की अपेक्षा? भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में क्यों सस्ता है आपके राज्यों की अपेक्षा? 35 रुपए में डीजल पेट्रोल। जी विकास जी। जी देखिए, आपने बड़ी अच्छी तरह से पूछा, लेकिन हमारे सम्मानित साथी ने नहीं बताया कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के इनके मैनिफेस्टो में तेलंगाना में क्या है। मैं बताया ना भैया, जनता पार्टी ने, भारतीय हमने बताया तो देश में हम सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल तेलंगाना में देने जा रहे हैं। तो ये चीज राजस्थान में क्यों नहीं किया आपने? भाई राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई थी, हमने वहां पर भी घोषणा किया है कि हम सबसे सस्ता डीजल। अरे आचार संहिता क्या पूरे 5 साल लगी रही क्या शकील जी? तेलंगाना में इसलिए संभव इसलिए है तेलंगाना में कि तेलंगाना में क्योंकि समुद्र के रास्ते से आता है और वहां पर चेन्नई और विशाखापट्टनम जो हमारा पोरबंदर है वो नियरेस्ट पड़ता है, तो तेलंगाना में जो है संभावनाएं ज्यादा है, जबकि राजस्थान ट्रांसपोर्टिंग ज्यादा है। हम कह रहे हैं केंद्र सरकार अपना टैक्स घटा ले, केंद्र सरकार अपना टैक्स डीजल पेट्रोल से कम कर ले। हम पूरे कांग्रेस शासित राज्यों में हम भी अपना टैक्स छोड़ देंगे, केंद्र सरकार अपना सारा टैक्स हटा ले, हम राज्य सरकार का जो टैक्स है उसको छोड़ने को तैयार। जी विकास जी, घूम फिर के बाद केंद्र सरकार पे आई है विकास जी। मैं बता दे रहा हूं आपको, ये वही लोग हैं, अभी कह रहे थे कि राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है, बहानेबाज लोग हैं। मैं फिर कहता हूं आपको, इन्हें यही नहीं पता कि जो ट्रेनें चल रही हैं उन पे अडानी लिखा है, उन डब्बों पे अडानी लिखा है। इन्हें ये मालूम होना चाहिए जमशेद नगर में एक रिफाइनरी है स्नेहा जी, और वो रिफाइनरी है रिलायंस की। उस रिलायंस की रिफाइनरी के अंदर तक बाकायदा रेल लाइन जाती है, और उन रेल लाइनों के डिब्बों पर उसे बाकायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाती है, और उन रेल के डिब्बों पर रिलायंस लिखा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरीके के विषय, हास्यास्पद विषय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उठाएंगे तो जनता उनसे हंसेगी। दूसरी चीज, इन्होंने ये नहीं बताया कि राजस्थान के अंदर जो अडानी को इन्होंने ठेके दिए वो क्या निरस्त कर दिए, जो अडानी तो इनकी नजर में खराब व्यक्ति है, दौड़ रही है। अरे सर डरिए बिल्कुल है, जनता को इतना छला है कि जैसे ही हम इनके झूठ की कलई खोलते हैं तो ये डर जाते हैं बेचारे। डर जाना स्वाभाविक है, मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम अपने जमीर को तो जिंदा रखिए, मेरा आग्रह है आपसे। और जमीर ये कहता है कि कर्नाटक जहां कोई चुनाव नहीं है वहां पर पेट्रोल 102 रुपए लीटर है। आप लखनऊ में बैठी हैं स्नेहा जी, स्कूटी वाहन कोई गाड़ी होगी आपके पास, कै रुपए लीटर पेट्रोल डला रही हैं आप? कै रुपए लीटर डला रही हैं स्नेहा जी, मुझे बताइए आप। रोज तो रेट बदलते रहते हैं विकास जी। मैं आज के प्राइसिंग बता रहा हूं, आप कल बिल्कुल। कर्नाटक में 102 रुपए 50 पैसे है, और उत्तर प्रदेश के अंदर 96 रुपए 70 पैसे है। 96 रुपए 70 पैसे जिस लखनऊ में आप बैठी हुई हैं। ये फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। देश के अंदर सुनिए शकील भाई, सुनिए शकील भाई, मैंने धैर्य से सुना आपके झूठ को, मैंने धैर्य से सुना पेट्रोल मिल रहा था। शकील भाई, मैंने आपके झूठ को धैर्य से सुना, लेकिन अब हमारे सच को सुनिए, जिसे जनता ने स्वीकार किया है। कांग्रेस पार्टी के स्वीकार करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सर, कांग्रेस पार्टी के स्वीकार करने न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के झूठ को जनता जानती है,
जब हमने कह दिया कि हमने तेलंगाना में अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही है कि हम तेलंगाना में लोकल वैट को कम करके पेट्रोल डीजल के दामों को नियंत्रित करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा। और इसका प्रमाण ये है कि देश के जिन 10 राज्यों में सबसे महंगा पेट्रोल है, उसमें से टॉप 6 राज्य वो हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं है, बिल्कुल जहां सबसे महंगा पेट्रोल है। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रामाणिकता ये कहती है कि हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की तरह झूठ बोलने वाली हमारी पार्टी नहीं है, प्रोपेगेंडा बेस्ड पार्टी नहीं है, परिवार के चंगुल में फंसी हुई पार्टी नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, इसलिए हम 2 सीटों से सफर तय करके 300 सीटों पर पहुंचते हैं और 400 सीटों वाले आज विपक्ष का दर्जा तक हासिल नहीं कर पाए इस देश के अंदर। ऐसी स्थितियों में पहुंच गए और यहां आकर के ऐसे कह रहे हैं कि जैसे इन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। इस देश को आपने घोटाले दिए, ये स्वीकार करना चाहिए कांग्रेस को। और इस देश की जनता ने आपको इसीलिए दरकिनार किया क्योंकि आप एक परिवार और दोहरा चरित्र कांग्रेस का पुराना फंडा है कि एक तरफ दादी से लेकर के नाना से लेकर के कहते चले आए कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, और आज तक इस देश को गरीबी में धकेलने वाले सबसे बड़े लोग हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा नीति आयोग का आंकड़ा आया है कि देश में पिछले साढ़े पांच साल के अंदर 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से निकल करके आए। ये बाकायदा देश ये कह रहा है। और दूसरी बात, आप कांग्रेस के चश्मे से ये डिसाइड मत करिए स्नेहा जी, ये जनता तय करेगी और जनता जानती है। विकास जी, मैं कांग्रेस या बीजेपी के चश्मे से नहीं डिसाइड कर रही हूँ। आपने मुझसे तेल का रेट पूछा, मैंने कहा रोज बदल रहा है। मैंने आपको आज तुलना भी कर लिए होगे, इस बात की आपने तस्दीक भी कर ली होगी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपने तस्दीक कर ली होगी। ये मेरा आग्रह है आपसे कि ये जनता तय करेगी, ये ना कांग्रेस पार्टी तय करेगी, ना डिबेट में बैठ के हम आप तय करेंगे, बिल्कुल ये तेलंगाना की जनता तय करेगी। और जनता तय कर रही है, वहाँ जो मतदान हो रहा है, निश्चित सी बात है जनता तय करके ही मतदान कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। कांग्रेस पार्टी का तो फंडा रहा है, पुराना फंडा रहा है, लटकाओ भटकाओ और अटकाओ। आपको याद हो वो बंगाल का वो प्रोजेक्ट जो 40 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद बना है, क्या उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगा रखी थी? ऐसे इस देश के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट थे जो पिछले 20-20 सालों से पेंडिंग पड़े थे, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमने पूरा किया। ये हमारे काम करने की इच्छा शक्ति है स्नेहा जी, और इन लोगों के सर्टिफिकेट की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूं, मुझे कांग्रेस पार्टी के किसी प्रकार की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा उद्देश्य है जनता को समग्र विकास से जोड़ना और देश को पटरी पर लेके आना, देश को विकास उन्मुखी बनाना। जी विकास जी, मुद्दे पर फाइनल कमेंट, आखिरी का 2 मिनट। देखिए, मैं फिर कहता हूं आपको कि ये लड़ाई है विशुद्ध रूप से राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रवादी। एक तरफ है वो लोग जो तुष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ हमारा संतुष्टीकरण खड़ा है। एक तरफ है वो लोग जो परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ हमारा राष्ट्रवाद खड़ा है। एक तरफ वो लोग हैं जो घोटालावाद को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ हमारा विकासवाद खड़ा है। तो ये लड़ाई विशुद्ध रूप से हमारे विकासवाद के और उनके घोटालेवाद के बीच में है। और ये मान लीजिए कि तेलंगाना की जनता हर बार की तरह आप चुनाव दर चुनाव उठा करके देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट ऑफ परसेंटेज लगातार बढ़ा है। और ये बढ़ते हुए वोट ऑफ परसेंटेज इस बात का द्योतक है कि आने वाले 3 तारीख को ये बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरने वाली है और बगैर भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के वहां सरकार नहीं बनेगी। ये तय मान लीजिए आप। बाकी 50 साल के युवराज कांग्रेस के लिए हो सकते हैं उनके युवा, लेकिन देश में युवा होने का पैमाना थोड़ा अलग है। मुझे लग रहा है वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बेहतर जानते हैं। ठीक है, हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।